हेलो बच्चे, कैसे हो? आशा है आप सभी खुश रह करके अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ग्रामर के सभी चैप्टर्स के इजीएस्ट वे में हम आपको बता देंगे ताकि आपको परीक्षा में ग्रामर से रिलेटेड किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उसी क्रम में हमने आपको नरेशन, उसके बाद डिटरमाइनर, दोनों की बातें बताई है। अब हम टेंस से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले यह ध्यान से हटा देना है कि टेंस बहुत मुश्किल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है। यह एकदम आसान चैप्टर। टेंस एक खास पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है जिसका नाम होता है वर्ब। वर्ब का ही टेंस होता है बेटा। और ये टेंस कितने हैं? 3 हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? उसके वर्ब के फॉर्म से, या ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके रूप को देखेंगे और हम तुरंत बता देंगे कि यह किस टेंस का वाक्य है। और हम यह भी आज जान लेंगे किस टेंस का प्रयोग हमें किस परिस्थितियों में करना है। आइए हम पहले तीनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जब भी चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों की पहचान कैसे करेंगे? यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस आपको मिल जाए तो कौन आधार पर आप कहिएगा कि यह प्रेजेंट का है, यह पास्ट का है, यह फ्यूचर का है? उसके वर्ब को ही देख करके ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस के वर्ब होंगे उसमें या तो V1 का प्रयोग होगा या V5 का प्रयोग, मतलब वर्ब का ओरिजिनल रूप अथवा वर्ब में यस या यस लगा रहेगा। बाकी सभी सेंटेंस की बनावट सेम होती है। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद एक वर्ब होता है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेंटेंस का यही। ये तो सब में होगा, सिर्फ वर्ब का रूप बदलता चला जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप बदलते चले जाएंगे और हमारे टेंस में बदलाव आता चला जाएगा। तो जब भी V1 या V5 देखें सेंटेंस में तो समझ जाए कि वह सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि V2 लगा हुआ है सेंटेंस में तो समझ जाए कि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। और यदि शैल विल के साथ शैल और विल और उसके बाद V1 का प्रयोग हुआ है तो समझ जाए कि वह टेंस किसका है? सिंपल फ्यूचर का। हाउ इजी दे आर, बहुत आसान। अब हमने अभी अभी देख लिया तीनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को, ठीक है ना? अब जरा इसके निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव में होता है क्या कि डू डज के बाद, डू या डज के बाद V1 होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो जाता है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और यदि डिड प्लस नॉट, डिड नॉट प्लस V1 होता है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो जाता है। और शैल विल के बाद, नोट के बाद V1 आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। तो हमने अभी लगातार देख लिया कि अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों सेंटेंस का कैसे पहचानेंगे। अब रही बात इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या होता है? सेंटेंस का पैटर्न होता है कि शुरू में ही ऑक्सिलरी वर्ब आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव होगा उसकी शुरुआत डू या डज से होगी और मेन वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में होगा
पास्ट टेंस के सेंटेंस की शुरुआत डिड से होगी और मेन वर्ब पहले ही रूप में होगा, और फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस के इंट्रोगेटिव की शुरुआत शैल या विल से होगी और मेन वर्ब हमेशा पहले रूप में होगा। सभी में सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट होंगे। ये तीनों शब्द जरूर होंगे, सिर्फ स्थान बदलता चला जाए। जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड या शैल विल के बाद नोट लगेगा। लेकिन उसके बाद हर एक जगह आप देख रहे हैं एक बात की समानता दिख रही है। निगेटिव सेंटेंस बनने पर सभी के मेन वर्ब किस रूप में रहते हैं? ओरिजिनल रूप में। वही हाल हम यहाँ भी देख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव हो, चाहे सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव हो, चाहे सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव, तीनों टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्थिति यही है कि मेन वर्ब हमेशा ओरिजिनल रूप में होता है। अंतर कहाँ होता है? अंतर हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब में। यदि डू डज के बाद सब्जेक्ट है उसके बाद V1 है तो वो सिंपल प्रेजेंट है। डिड के बाद सब्जेक्ट है फिर V1 है तो पास्ट है, और शैल विल के बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद V1 है तो फ्यूचर है। इस तरह से हमने देखा कि तीनों टेंस का इंडेफिनिट फॉर्म का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा हमारा सेंटेंस है वह है कंटिन्यूअस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस सेंटेंस हमें इंडिकेट करता है कि इस टेंस में काम जारी रहेगा, मतलब काम समाप्त नहीं जिस टेंस में होता है उस टेंस का नाम है कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें भी हम देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, उसके बाद देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को, और अंत में हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों कंटिन्यूअस में हम लोग देखते हैं वर्ब की स्थिति क्या है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है वर्ब बेटा? इज, आर, एम, उसके बाद V4। हर एक कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी लगा रहता है जिसे हम V4 के नाम से जानते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में यही बदल कर क्या हो जाएगा? वाज, वेयर के साथ V4 लगेगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? शैल विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा नेगेटिव बनाने में क्या देखे थे हम लोग कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच नोट का प्रयोग होता है। तो जब इज, आर, एम के बाद नोट दे देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव हो जाएगा, और वाज, वेयर के बाद नोट दे देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव हो जाएगा, और शैल विल बी के बाद नोट दे दें, शैल विल के तुरंत बाद नोट दे दें तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव हो जाएगा। अब बात रही इंट्रोगेटिव की, तो सिर्फ सेंटेंस के पैटर्न को, वर्ड ऑर्डर को हमें चेंज करना है और उसके अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चला जाएगा सेंटेंस। अफर्मेटिव में हर एक का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब जिस रूप में हो उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है? वही ऑक्सिलरी वर्ब शुरुआत में आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव क्या होगा? इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट, V4 प्लस सब्जेक्ट। पास्ट का क्या होगा? वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे बाज राम गोइंग टू पटना, पास्ट कंटिन्यूअस। इज राम गोइंग टू पटना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शैल बी विल बी राम गोइंग टू पटना, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस तरह से जैसे ही हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगाए तो निगेटिव हो गया, यही हाल सब में होगा। और जैसे ही हम ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, वह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो हमने तीनों कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखा। अब आते हैं किस पर, परफेक्ट टेंस पर। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा होना। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में हम देखें, प्रेजेंट परफेक्ट की ही स्थिति देख लीजिए तो वह बता देगा कि अन्य का क्या स्थिति होगा। प्रेजेंट के बाद किसकी बात आती है, पास्ट परफेक्ट की, और अंत में फ्यूचर परफेक्ट की। देखो बच्चा, हर एक परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। अब है कि तो अंतर क्या होगा, अंतर होगा ऑक्सिलरी वर्ब में। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को पहचानना चाह रहे हैं तो देख लीजिए उस सेंटेंस में हैड हैव होगा और उसके साथ भी3 होगा। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, उसके बाद भी3। ये सब्जेक्ट देख लेना, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हैज देंगे और बाकी किसी का है तो हैव देंगे। लेकिन पास्ट में यहाँ कुछ देखना नहीं है, हर एक जगह हैड होगा और भी3 होगा। सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस भी3, फिर अपना ऑब्जेक्ट दो, जो भी देना है, जो भी रिक्वायरमेंट होगा वैसा देते जाएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, शैल विल का प्रयोग तो शुरू में करेंगे ही करेंगे और उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, हैज का क्यों नहीं, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब के बाद भी1 ही प्रयोग में आता है, इसलिए शैल विल के बाद हमेशा हैव का ही प्रयोग होता है। लेकिन परफेक्ट टेंस होने के नाते यहाँ भी3 का प्रयोग होगा। अब हम देखें, ये तो अफर्मेटिव की बात हो गई। अफर्मेटिव सेंटेंस के ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भी3, प्रेजेंट परफेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट और शैल विल हैव प्लस भी3 प्लस सब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब निगेटिव में क्या करना है, वही जो सब जगह करते चले आए। हैज हैव के बाद यदि नोट दे देंगे तो चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड के बाद नोट दे देंगे तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और शैल विल के बाद नोट दे देंगे तो ये चल जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव में। तो जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग नोट दे रहे हैं तुरंत सेंटेंस निगेटिव में जाता जा रहा है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव में सिर्फ पैटर्न को चेंज करना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, हैज हैव जो कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा था पहले, वह पहले आ जाएगा। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा पैटर्न प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हैज हैव यहाँ है, पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और हर एक जगह भी3 होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। और फ्यूचर में क्या होगा, शैल विल तो रहना जरूरी है, तो शैल विल का प्रयोग करेंगे और उसके तुरंत बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट दे देंगे, और उसके बाद भी हैव दे सकते हैं और भी3 और ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। यहाँ आप 2 तरह से बना सकते हैं, शैल विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस भी3 भी दे सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट शैल विल हैव के बाद भी दे सकते हैं, दोनों में कोई अंतर
नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि तीनों टेंस के परफेक्ट फॉर्म का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हम अंत में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो नाम है वही उसके काम को बता रहा है। कौन सा नाम है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसमें दोनों गुण होगा। परफेक्ट का मतलब काम की समाप्ति। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम पूरा हो गया। और कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? काम अभी जारी है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो जिसमें दोनों लक्षण पाया जाता है उसमें उसे ही हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो उसका क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान कैसे होगी? इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाना है। वर्ब के स्थान पर हैज हैव रहेगा और उसके बाद बीन लगेगा। क्या लगेगा? बीन लगेगा और उसके बाद V4 का प्रयोग। तो हैज हैव क्या दिखा रहा है बेटा? परफेक्ट होने का लक्षण दिखा रहा ना। परफेक्ट सेंटेंस में हैज हैव हुआ था ना। तो ये दिखा रहा है परफेक्ट का लक्षण और V4 दिखा रहा है कंटिन्यूअस का लक्षण। और दोनों मिलकर क्या बन गए? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट का है इसलिए इसका नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानना चाहेंगे तो कितना आसान है, जरा जल्दी से देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ क्या होगा? हैज हैव के जगह पर हैड का प्रयोग। हैड बीन प्लस V4। और एक बात और ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस से पता चलता है कि कोई काम पहले से शुरू हुआ है और बाद तक चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पता चलेगा कि कोई काम भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में किसी खास पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहा है, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ और कुछ काल तक, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। और यही काम यदि फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में कोई काम शुरू होकर और कुछ देर चलता रहेगा ऐसा दिखाई दे, तो उसका नाम क्या रखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसकी पहचान कैसे होगी? उसमें भी शैल विल हैव होगा। शैल विल हैव बीन। और इसमें भी V4 का ही प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रहे बच्चा, वहां ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस में अंतर क्या है कि कंटिन्यूअस में कब तक चलता जारी रहेगा ये लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय लिखा रहता है कि ये कब तक काम जारी रहेगा, है ना। तो देख लेंगे इसमें सिंस और फॉर के प्रयोग होते हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। लेकिन फ्यूचर टेंस में सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बाकी फॉर का प्रयोग यथावत चलता रहता है। टाइम के पहले प्रेजेंट में और पास्ट में सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या करना है? सिंस का प्रयोग नहीं करके टिल का कर दे, फ्रॉम का कर दे। तो यहाँ हमने कुछ ही मिनटों में 12 तरह के टेंस का न सिर्फ अफर्मेटिव बल्कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हम सीख ली। इसी का क्या लगता है आपको? निगेटिव नहीं बनाना आ रहा है?
एकदम आ रहा है बेटा। कैसे? जैसे ही हम एक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगाएंगे निगेटिव बन जाए, और जैसे ही सब्जेक्ट के पहले यदि हम एक्सिलरी वर्ब लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब हम इसी को देखो ना, इसी को करते सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस भी पर, है ना बेटा। तो इसको क्या कर देंगे? हैज है प्लस सब्जेक्ट, है ना। जैसे राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, तो क्या कर देंगे? इंट्रोगेटिव। हैज राम बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, निगेटिव रहेगा तो राम हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे। इसको निगेटिव बनाना रहेगा तो पास्ट का, तो हैड नॉट बीन प्लस बी फॉर, फ्यूचर का तो शैल विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस बी फॉर। कितना आसान है, सो सिंपल। अब बात रखनी है याद कि किस परिस्थिति में हमें कौन से वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सबसे ज्यादा शर्त हमें ध्यान में रखना है वह है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसमें हम इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन है? सबसे तो पहला है नॉर्मल एक्शन इन प्रेजेंट, दूसरा है हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट, तीसरा है यूनिवर्सल एक्शन इन प्रेजेंट, चौथा है फिक्स्ड प्लान इन फ्यूचर, पांचवा है पोजेशन इंडिकेटिंग वर्ड, छठा है इमोशन और इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो ब्रेन से काम होता है या सेंस ऑर्गन से काम जो होता है, उस तरह के एक्शन वर्ड में हमें सिंपल प्रेजेंट का ही वर्ब फॉर्म देना है। ये सारी बातें याद रखनी है। और यदि कंडीशनल सेंटेंस रहेगा जिसमें एक भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो कंडीशनल पोर्शन मतलब इफ वाले भाग में हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तो इफ यू कम आई विल गिव यू ए प्राइज। तो इतनी सारी परिस्थितियां हैं जहां हमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना है। और कंटिन्यूअस का जहां तक सवाल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए दो तीन परिस्थितियां हैं। पहली है कि बोलते समय यदि काम जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, माने ई जा रहे हैं प्लस भी फोर का प्रयोग करेंगे। दूसरी परिस्थिति है कि बोलते समय हो सकता है काम जारी नहीं रहा, लेकिन इन दिनों वह काम समाप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब रुक रुक करके भी चल रहा है लेकिन आज अभी तक समाप्ति इस कार्य की नहीं हुई है। तो वैसे कार्यों के लिए भी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे, है ना। अब आ जाइए परफेक्ट में। यदि कोई काम वो सेंटेंस देखने से यदि हमें पता चल जाता है कि कोई काम हुआ है शुरू भूतकाल में लेकिन वर्तमान काल में वह पूरा हुआ है ना, तो वैसे एक्शन के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट वाला वर्ब फॉर्म देना है। ऐसा काम जो रिसेंट पास्ट में हुआ है, जैसे मैंने कमरा साफ किया है, यहाँ मैंने कमरा साफ किया है यह बताता है कि कमरे की सफाई हो चुकी है, मतलब कमरे में किसी तरह की गंदगी नहीं है। तो ऐसे एक्शन होंगे तो उसमें हमें हैज हैव का प्रयोग करना है परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग करना है ये हम लोग ने सीख लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे हम प्रयोग करेंगे? यदि हमें लगे कि कोई काम वर्तमान काल में किसी समय से प्रारंभ होकर और वर्तमान काल की किसी खास समय अवधि या समय बिंदु तक जारी हो, तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्ब फॉर्म देना है। तो प्रेजेंट टेंस के तीनों का हमने सीख लिया। पास्ट टेंस में भी एकदम आसान, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें लगे कि कोई एक एक्शन पास्ट में मतलब भूतकाल में पूरा हो गया तो सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। यदि लगे कोई काम भूतकाल में जारी रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, इसलिए कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम सिंगल एक्शन के लिए करते हैं तो वहां कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है।
इसलिए ग्रामेरियन का कहना है कि पास्ट परफेक्ट का तब तक प्रयोग करना जरूरी नहीं होता जब तक कि यह क्लेरिफाई नहीं हो जाए कि दो एक्शन पास्ट टेंस में कंप्लीट हुए हों, जिसके बीच दोनों एक्शन के बीच में गैप है, और जो एक्शन पहले पूरा हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का वर्ब फॉर्म दें, और जो बाद में पूरा हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। जैसे डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें दो एक्शन हुए, एक डॉक्टर का आना और दूसरे रोगी का मर जाना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले काम कौन हुआ था, रोगी मर चुका था, तो उसका हम पहले लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस बात का ध्यान रखें, यदि साइमल्टेनियसली दो एक्शन कंप्लीटेड होते हैं पास्ट में, तो आप दोनों का खुल्लम खुल्ला इंडेफिनिट में अनुवाद करें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सिंगल एक्शन का अनुवाद आप दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल में भी कर लें, सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर से भी, और चाहे तो पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से भी, कहीं कोई टेंशन नहीं है। रही बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो उसमें देख लीजिएगा, कोई कार्य भूतकाल में किसी समय में प्रारंभ होकर के और किसी पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता रहा था ऐसा लगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, है ना। अब फ्यूचर की बात है, सामान्य रूप से कोई काम फ्यूचर में होगा तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वर्ब फॉर्म देंगे। यदि फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट देंगे। और यदि ऐसा लगता है कि कोई एक्शन जो काम है वह फ्यूचर में प्रारंभ होगा और कुछ समय अवधि तक जारी रहेगा, तो उसके लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये रही टेंस की आसान सी बातें, इसे आप एक दो बार और देख लें तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि टेंस सीखना कितना आसान है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उदाहरण दे करके कि किस सेंटेंस में हमें कौन सा वर्ब देना है, यह भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ताकि टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन न छूटे। हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए एग्जाम्पल देंगे, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हो। और आगे जानने के लिए देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक। थैंक यू।